एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड स्ट्रक्चर इन थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। निम्न में से कौन सा थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड स्ट्रक्चर है? ऑप्शन ए सबक्लेवियन आर्टरी, ऑप्शन बी सबक्लेवियन वेन, ऑप्शन सी अल्नार नर्व, ऑप्शन डी रेडियल नर्व। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी अल्नार नर्व। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की। इसके अंदर क्या होता है? यह ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। इट कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर ब्रैकियल प्लेक्सस, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन सभी अफेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन जो इसका टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मोस्ट कॉमन कॉज है इसका, और इसके केसेस जो रहते हैं 90 to 95% रहते हैं। इसीलिए हमने आंसर भी अल्नार नर्व को चूज किया है, क्योंकि न्यूरोजेनिक मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है। सेकंड आएगा हमारा वी यानी कि विनस। विनस स्ट्रक्चर भी अफेक्टेड होता है। और लास्ट है ए यानी कि आर्टेरियल, जो कि लिस्ट कॉमन कॉज है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एडवांस सर्वाइकल कैंसर? एडवांस सर्वाइकल कैंसर वाली स्टेज के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है डेथ का? ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी रिनल फेलियर ड्यू टू यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी डिस्टेंस मेटास्टेसिस, ऑप्शन डी हेमरेज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रिनल फेलियर ड्यू टू यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन। चलिए इसका रेशनल क्या है वो हम देख लेते हैं। एडवांस सर्वाइकल कैंसर क्या करता है? कंप्रेस करता है यूरेटर को, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, साथ ही साथ प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो सकती है, और अल्टीमेटली रीनल फेलियर हो सकता है। और रीनल फेलियर जो होता है वही एक लीडिंग कॉज है डेथ का इन अनट्रीटेड और एडवांस सर्वाइकल कैंसर का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर एडवांस सर्वाइकल कैंसर है या फिर अनट्रीटेड रह गया सर्वाइकल कैंसर, तो उसके अंदर किस तरह से रीनल फेलियर जो होता है वो कॉज ऑफ डेथ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के केस के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? ऑप्शन ए गाबापेंटिन, ऑप्शन बी कार्बामाजेपिन, ऑप्शन सी फेनिटोइन, ऑप्शन डी एमिट्रिप्टाइलिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कार्बामाजेपिन। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया एक न्यूरोपैथिक पेन होता है जिसके अंदर 5th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम ट्राइजेमिनल नर्व होता है, वो अफेक्ट होती है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के केस के अंदर जो कार्बामाजेपिन होती है वह एक गोल्ड स्टैंडर्ड और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस की, ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है गाबापेंटिन। अगर हमारा कार्बामाजेपिन पेशेंट टॉलरेट नहीं कर रहा है तो वहां पर हम गाबापेंटिन यूज में ले सकते हैं। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया फेनिटोइन। एक्यूट अटैक में अगर दूसरी ड्रग्स फेल हो जाती है तो हम फेनिटोइन यूज करेंगे। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी एमिट्रिप्टाइलिन। एमिट्रिप्टाइलिन इज नॉट फर्स्ट लाइन फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, क्योंकि हमें यहाँ पर जो पूछा गया वो है फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। राइट आंसर ऑप्शन बी कार्बामाजेपिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन इज मेनली यूज्ड फॉर। ईटीओ स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो मेनली किसके लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए लिनेन, ऑप्शन बी रबर एंड प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन सी मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन डी ओटी टेबल्स एंड सरफेस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रबर एंड प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट। ईटीओ यानी कि एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन जो होता है उसके अंदर लो टेम्परेचर यूज में लिया जाता है, और फॉर हीट सेंसिटिव आइटम्स जैसे कि रबर आइटम्स हो सकते हैं, प्लास्टिक कैथेटर्स, और साथ ही साथ एंडोस्कोप भी आते हैं। अगर हम बात करते हैं लिनेन की, तो लिनेन जो होता है उसको ऑटोक्लेव किया जाता है। मेटल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, मेटल इंस्ट्रूमेंट को भी ईटीओ नहीं बल्कि हम ऑटोक्लेव करते हैं। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी ओटी टेबल्स एंड सरफेस। ओटी टेबल्स एंड सरफेस के लिए जो होता है डिसइंफेक्टेंट यूज में लिए जाते हैं। अब हमें यहाँ पर पूछा गया था ईटीओ किसका करते, तो वो करते रबर एंड प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट का, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेसिव ऑक्सीजन थेरेपी इन प्रीमैच्योर में रिजल्ट इन। अगर हमारे पास प्रीमैच्योर न्यूबॉर्न है और उनके अंदर एक्सेसिव ऑक्सीजन थेरेपी अप्लाई की जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ऑप्शन बी रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, ऑप्शन सी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी रिनल फेलियर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। चलिए अब हम देखते हैं कि रेटाइनोपैथी जो होती है वो किस तरह से डेवलप होती है।
रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी अकर्स ड्यू टू ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। न्यूबॉर्न के अंदर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से आरओपी डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, रेटाइनल वेसल्स जो होती है उसका एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद कंजक्टिवाइटिस शुड बी एडवाइज टू। कंजक्टिवाइटिस वाला पेशेंट है तो इसको आप क्या एडवाइस करना चाहिए? ऑप्शन ए, यूज कॉन्टेक्ट लेंसेज। ऑप्शन बी, अवॉइड शेयरिंग टॉवेल्स। ऑप्शन सी, अप्लाई स्टेरॉइड ड्रॉप्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ऑप्शन डी, पेच द आई टाइटली। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, अवॉइड शेयरिंग टॉवेल्स। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा ऑप्शन ए, यूज कॉन्टेक्ट लेंसेज। कंजक्टिवाइटिस के केस के अंदर कॉन्टेक्ट लेंस यूज करने से इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम कॉन्टेक्ट लेंस यूज करने को एडवाइस नहीं करते हैं। अवॉइड शेयरिंग टॉवेल्स ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है, जो कि हमारा राइट आंसर है। कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट को टॉवेल शेयर करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर टॉवेल शेयर किया तो इन्फेक्शन जो होगा उसका स्प्रेड होने का रिस्क भी होता है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं, अप्लाई स्टेरॉइड ड्रॉप्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, यह भी हम एडवाइस नहीं करते हैं। स्टेरॉइड ड्रॉप्स जो होते हैं वो कंजक्टिवाइटिस के केस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी, पेच द आई टाइटली। अगर हमने आईज को टाइटली पेच कर दिया तो इसकी वजह से जो हमारा इन्फेक्शन है वो रिटेन रहता है, तो इसलिए हम आई अप्लाई नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, अवॉइड शेयरिंग टॉवेल्स। हम कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइंस ऑफ इनहेलेशन इंजरी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे साइन है इनहेलेशन इंजरी के। ऑप्शन ए, सिंग नेजल हेयर्स। ऑप्शन बी, कार्बोनियस पोटम। ऑप्शन सी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ऑप्शन डी, डिक्रीज ड्यूरिन आउटपुट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, डिक्रीज ड्यूरिन आउटपुट। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन ए, बी और सी की, यह तीनों ही हमारे साइन है इनहेलेशन इंजरी के, लेकिन जो डिक्रीज ड्यूरिन आउटपुट है वो हमारा इनहेलेशन इंजरी का साइन नहीं है। डिक्रीज ड्यूरिन आउटपुट आपको इंडिकेट करता है फ्लूइड लॉस की तरफ, ना कि इनहेलेशन इंजरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल अमंग द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन ए पेशेंट विद ब्रेन ट्यूमर एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सारे इन्वेस्टिगेशन हम ब्रेन ट्यूमर के केस के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए, सिटी स्कैन। ऑप्शन बी, एमआरआई। ऑप्शन सी, डॉपलर। ऑप्शन डी, लंबर पंक्चर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, लंबर पंक्चर। ब्रेन ट्यूमर के केस के अंदर लंबर पंक्चर अगर हम करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, सीएसएफ रिमूव होगा, और सीएसएफ रिमूव हो रहा है मतलब कि सडनली सीएसएफ प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन हर्निएशन के चांसेस रहते हैं। इसलिए ब्रेन ट्यूमर के केस के अंदर हम जो होता है लंबर पंक्चर को नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन ए, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन जो होता है हम ब्रेन लेशन को इवैल्यूएट करने के लिए करते हैं, और ब्रेन ट्यूमर के केस के अंदर जो हमारा एमआरआई होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है। और रही बात डॉपलर का यूज किया जाता है टू असिस्ट सेरिब्रल ब्लड फ्लो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिटी स्कैन, एमआरआई और डॉपलर हम सेफली ब्रेन ट्यूमर के केस के अंदर कर सकते हैं, लेकिन लंबर पंक्चर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन न्यूबॉर्न डिलीवर्ड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड लेबर हैज सीजर्स एट 16 hours ऑफ लाइफ, व्हिच इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज। एक न्यूबॉर्न है जो कि डिलीवर्ड हुआ है आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड लेबर के बाद में, और यहाँ पर सीजर का कंडीशन है एट 16 hours ऑफ लाइफ पर, तो इसका प्रोबेबल कॉज क्या होगा। ऑप्शन ए, हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन बी, पेरिनेटल एस्फिक्सिया लीडिंग टू HIE। ऑप्शन सी, नियोनेटल सेप्सिस। ऑप्शन डी, हाइपरबिलीरुबिनेमिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पेरिनेटल एस्फिक्सिया लीडिंग टू HIE, यानी कि हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी। यहाँ पर हमें जो सीजर्स का कंडीशन दिया गया वो है प्रोलॉन्ग्ड लेबर के बाद में सीजर्स अपीयर हो रहे 16 hours ऑफ लाइफ पर। अगर जो सीजर्स है वो 12 से लेकर 24 hours ऑफ लाइफ पर अपीयर होते हैं, तो यह एक क्लासिक फीचर होता है HIE यानी कि हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी का ड्यू टू पेरिनेटल एस्फिक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिथोट्रेक्सेट कॉजेज कॉन्जेनाइटल बाय इनहिबिटिंग। मिथोट्रेक्सेट जो होता है उसकी वजह से कॉन्जेनाइटल एनोमली होती है, और यह क्या चीज इनहिबिट करती है जिसकी वजह से कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होती है। ऑप्शन ए, डीएनए मेथिलेशन। ऑप्शन बी, फोलेट मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन सी, प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन डी, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मिथोट्रेक्सेट जो होता है वो फोलेट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होती है। और कॉन्जेनाइटल एनोमली में आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटीज और ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है।